नमस्कार। आज 19 जुलाई 2025 है और हम भारत की कुछ अहम वित्तीय खबरों पर गहराई से बात करते हैं। जी। हमारे पास एक लेख है, भारत के वित्तीय समाचार सरल शब्दों में, उसी के कुछ अंश हैं। अच्छा। और हमारी कोशिश रहेगी कि इनके जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझें। हाँ, और ये भी कि इनका मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल। आज देखिए, दिल्ली सीवेज सुधार पर बात होगी, फिर वो चीनी निवेश के नियमों पर, किसानों के क्रेडिट पर भी। हाँ, एसबीआई की भी कुछ योजना है शायद फंड जुटाने की। हाँ, वो भी है। और आखिर में बैंकों के खुले रहने की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात दिल्ली की। सरकार ने अमृत 2.0 योजना है ना, उसके तहत 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये पैसा खासकर अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन ठीक करने या डालने के लिए है। कहा जा रहा है कि करीब 2.5 लाख घरों को फायदा होगा। हाँ, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका कुल साइज तो काफी बड़ा है, शायद 3100 करोड़ से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, और ये अमृत 2.0 मतलब अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये शहरों को बेहतर बनाने की केंद्र सरकार की एक अहम योजना है। और ये अनधिकृत कॉलोनियां, मतलब जो बिना मंजूरी के बस गईं। बिल्कुल, जो बिना सरकारी प्लानिंग या मंजूरी के बन जाती हैं, तो वहाँ सीवर जैसी बुनियादी सुविधा पहुंचाना ये वाकई एक बड़ा कदम है। सही बात है। हालांकि ये भी है कि इन इलाकों में काम करना उतना आसान नहीं होता। जमीनी स्तर पर कई तरह की चुनौतियां आती हैं। हाँ, बिल्कुल, चुनौतियां तो होंगी। अच्छा, अब एक थोड़ी अलग खबर है। नीति आयोग ने एक सुझाव दिया है। अच्छा, क्या सुझाव है? नीति आयोग, जो सरकार का थिंक टैंक है, कह रहा है कि चीनी कंपनियों को भारतीय कंपनियों में अगर 24% तक निवेश करना हो तो शायद उसके लिए पहले से सुरक्षा मंजूरी लेने की जरूरत न पड़े। उनका मानना है कि इससे विदेशी निवेश, मतलब एफडीआई, बढ़ सकता है और वो जो बीवाईडी का एक बड़ा ईवी प्लांट का प्रोजेक्ट अटका हुआ था, शायद वो भी फिर से शुरू हो जाए। देखिए, एफडीआई का मतलब तो है कि बाहर की कंपनियां भारत में पैसा लगा रही हैं, और अभी क्या है कि चीन जैसे कुछ देशों से जब निवेश आता है तो उसकी खास सुरक्षा जांच होती है। हाँ, होती है। तो नीति आयोग की ये जो सिफारिश है, और ध्यान रहे ये सिर्फ एक सिफारिश है, सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, सिर्फ सुझाव है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन दोनों के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये संतुलन साधना ये हमेशा ही काफी पेचीदा मामला होता है। सही कहा, ये वाकई एक नाजुक संतुलन है। खैर, अब किसानों की बात करते हैं। नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस था। जी हाँ। उस मौके पर कृषि मंत्री ने बैंकों से कहा कि भाई, किसानों को जरूरत से कम कर्ज मत दो, वो जिसे अंडर फाइनेंसिंग कहते हैं ना। हाँ, अंडर फाइनेंसिंग एक बड़ी समस्या है। तो इसके हल के तौर पर एक नया ई किसान क्रेडिट कार्ड यानी ई-केसीसी पोर्टल लॉन्च करने की बात हुई है। कहा जा रहा है कि इससे किसानों को सिर्फ 3-4 दिन में लोन मिल सकेगा। ये अच्छी पहल है। देखिए, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तो ग्रामीण भारत और कृषि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जी। और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये किसानों को खेती बाड़ी की जरूरतों के लिए कम समय का लोन देती है। हाँ। तो ये जो ई-केसीसी पोर्टल है, ये बेसिकली पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करके तेज और आसान बनाने की कोशिश है। हाँ, ताकि जल्दी लोन मिले। बिल्कुल, इससे किसानों को सहूलियत तो जरूर होगी, बशर्त यह है कि उन तक डिजिटल पहुंच हो, मतलब इंटरनेट वगैरह हो, और प्रक्रिया सच में आसान हो। हाँ, वो डिजिटल पहुंच वाली बात तो बहुत अहम है। और ये देखना होगा कि क्या इससे वो जो अंडर फाइनेंसिंग वाली समस्या है वो पूरी तरह हल होती है या नहीं। सही बात है। चलिए, अब बैंकिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। जी, एसबीआई। वो अगले वित्त वर्ष, मतलब FY26 में करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। ओहो, काफी बड़ी रकम है। हाँ, इसमें से करीब 5,000 करोड़ तो QIP के जरिए आएंगे और बाकी पैसा बेसल 3 मानकों वाले बॉन्ड्स जारी करके जुटाया जाएगा। अब ये QIP और बेसल 3 बॉन्ड, ये क्या चीज है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, बॉन्ड तो आप समझ लीजिए एक तरह का कर्ज या उधार है जो बैंक आम निवेशकों या संस्थाओं से लेता है और बदले में ब्याज देता है। ठीक है। QIP का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें बैंक जो है वो बड़े संस्थागत निवेशकों को, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, बीमा कंपनियां हो गई, उनको सीधे अपने शेयर बेचकर पैसा जुटाता है। अच्छा, सीधे बड़े इन्वेस्टर्स को। हाँ, और जो बेसल 3 बॉन्ड हैं वो एक खास तरह के बॉन्ड होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है,
बेसिल 3, उनके मुताबिक बैंक को अपनी पूंजी, अपना कैपिटल बेस मजबूत करने में मदद करते हैं। मजबूत करने में क्यों जरूरी है वो? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि बैंक किसी भी आर्थिक मुश्किल या बाजार के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सके और अपना लोन देने का काम जारी रख सके। मतलब बैंक की सेहत अच्छी रहे, इसके लिए मजबूत पूंजी बहुत ज़रूरी है। समझ गई। तो ये सब बैंक को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का तरीका है। बिल्कुल सही। और अंत में एक छोटी सी मगर रोजमर्रा की जानकारी। आज 19 जुलाई है और ये महीने का तीसरा शनिवार है। हाँ। तो इसका मतलब है कि आज देश भर में बैंक खुले रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि नियम ये है कि बैंक केवल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। हाँ, पहले, तीसरे और अगर 5वां शनिवार आए तो खुले रहते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी उनके लिए खासकर उपयोगी है जिन्हें कभी कभार बैंक ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो तो है। हालांकि अब ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग से बहुत काम हो जाते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी ब्रांच जाना पड़ ही जाता है। सही कहा। तो आज हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वो चीनी निवेश के नियमों की बात की, किसानों के लोन, एसबीआई की बड़ी फंडिंग योजनाएं और बैंकों के कामकाज तक, मतलब कई अलग-अलग मुद्दों पर एक नजर डाली। जी, और इन सब खबरों से एक बात तो साफ दिखती है कि कैसे सरकार की नीतियां हैं, हमारा बैंकिंग सिस्टम है और जो जमीनी स्तर पर विकास हो रहा है, ये सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये सब मिलकर हम सबकी जिंदगी पर किसी न किसी तरह से असर डालते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर मान लीजिए नीति आयोग की वो जो चीनी निवेश पर सिफारिश थी वो लागू हो जाती है, तो इसका भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी निवेश के रिश्तों पर कैसा असर पड़ सकता है? क्या उन पर भी असर पड़ेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है, इसका असर क्या होगा और कैसा होगा। बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है। खैर, आज के लिए बस इतना है।